गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट एलसी फिल्टर और एलसी चोक इनपुट फिल्टर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट शंट कैपेसिटर फिल्टर एंड सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो दोनों जो फिल्टर थे, कैपेसिटर जो होता है एक्चुअली लोड के समांतर क्रम में लगाया जाता है और इंडक्टर क्या है, सीरीज में लगाया जाता है। क्योंकि इंडक्टर जो होता है वो इनपुट जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हाई लेवल का इम्पीडेंस जो है वो शो करता है, उच्च मान की प्रतिबाधा जो है वो शो करता है। इसीलिए जब आप उसको सीरीज में जोड़ोगे तो वो क्या करेगा, जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उनका वहीं पर ही वोल्टेज ड्रॉप जो है वो करवा देता है और सर्किट के अंदर आगे डीसी चली जाती है। ठीक है। और इसके अंदर जो रिपल फैक्टर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लोड के। ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिपल फैक्टर को कम करना है। क्योंकि रिपल फैक्टर एक्चुअली क्या है, जो हमारी आउटपुट में डीसी है उसके कंपैरिजन में कितने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने एसी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, वो चीज़ होती है ये। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एसी कंपोनेंट्स कम मिले, हमें तो प्योर डीसी चाहिए। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे चार्जर वगैरह रहते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो डीसी के लिए हम लोगों को ये आर जो है रिपल फैक्टर उसे कम करना है। तो जो इंडक्टर है, इंडक्टर फिल्टर है, उसके अंदर हमें आर को कम करने के लिए लोड रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर की, तो कैपेसिटर जो होता है वो पैरेलल में जोड़ते हैं लोड की। ओके। तो ये क्या करता है, कैपेसिटर कैपेसिटर जो है वो जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही कम मान की प्रतिबाधा उपस्थित करता है। जो क्या होगा कि इधर से जो एसी कंपोनेंट्स आते हैं वो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस होने से इस पाथ के थ्रू चले जाते हैं। फिर हम लोग इस कैपेसिटर को ग्राउंड कर देंगे जिससे कि ये इनकी अर्थिंग हो जाएगी और लोड रेजिस्टेंस जो होता है उस पे आगे डीसी कंपोनेंट जाएंगे। ठीक है। ये हमने शंट कैपेसिटर फिल्टर के अंदर पढ़ा था। इसमें रिपल फैक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोड के। यानी कि इसके अंदर अगर हम लोग चाहते हैं कि रिपल फैक्टर का मान कम आए, तो इसके लिए हमें लोड को ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों से क्या रिजल्ट निकल करके आता है, फॉर कैपेसिटर आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एल और फॉर इंडक्टर आर इज प्रोपोर्शनल टू आर एल। तो इसके लिए कैपेसिटर वाले के लिए और ये इंडक्टर वाले के लिए, कैपेसिटर के लिए हमें लोड चाहिए ज़्यादा, हाई लोड मतलब आर एल के अधिक मान के लिए इसको काम में लेते हैं। और इंडक्टर वाला जो है वो आर एल के कम मान के लिए काम में लेते हैं। देखो, जब आर एल का मान कम होता है तो उसे कहते हैं हाई लोड की कंडीशन, और जब आर एल का मान ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं लो लोड। यानी कि जब यहाँ पे आर एल ज़्यादा चाहिए तो ये लो लोड की कंडीशन, यहाँ पे आर एल कम चाहिए तो ये हाई लोड की कंडीशन। ठीक है, ऐसे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। इस इन फिल्टर सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे जिनमें डीसी चाहिए होती है उनके अंदर बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उतना फ्लक्चुएशन को कम नहीं कर पाते हैं जितना कि हमें चाहिए। ओके। तो एक और फिल्टर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और हम लोगों ने इसको फुल वेव रेक्टिफायर के साथ ही अभी सारा डेरिवेशन वगैरह जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर के साथ ही करने जा रहे हैं। तो रेक्टिफायर सर्किट विद फिल्टर यहाँ पे शो किया गया है। इसके अंदर क्या है, हम लोग एक इंडक्टर सीरीज में और एक कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में जोड़ते हैं, जिससे क्या है, इसकी जो शेप है वो एल शेप बन जाती है। उल्टा है मगर क्या है, ये एल शेप है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एल सेक्शन फिल्टर कहते हैं। ओके। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे एसी सिग्नल लगाओगे, एसी सिग्नल यहाँ आ जाएगा, तो इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज इंडक्ट होगी। ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे आपने रेक्टिफायर के बारे में पहले ही पढ़ ही चुके हैं, जो आती है करंट, ठीक है, रेक्टिफायर से जो आउटपुट हमें मिलेगी तो वो फ्लक्चुएटिंग होगी ना। रेक्टिफायर क्या करेगा, फ्लक्चुएटिंग करंट देता है। इस तरह की फुल वेव रेक्टिफायर इस तरीके की देगा। तो इसमें क्या है, एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट मौजूद रहते हैं। तो ये जो एल जुड़ा हुआ है, एल मतलब यहाँ पे इंडक्टर जो है वो एसी कंपोनेंट्स को यहीं रोक लेगा, क्योंकि एसी कंपोनेंट्स के लिए यह बहुत ही उच्च मान की प्रतिबाधा जो है वो उपस्थित करता है। ठीक है, यहीं रोक लेगा। फिर भी अगर मान लीजिए सर्किट के फिर भी हमारी जो आउटपुट वोल्टेज या करंट जो आउटपुट वोल्टेज है उसके अंदर अगर मान लीजिए कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रह गए, तो वो क्या करते हैं, इसमें से जब गुजरेंगे
क्योंकि ये तो क्या है, एसी को जाने देगा, तो वो जो रिपल कंपोनेंट्स होंगे वो इसमें से कैपेसिटर में से गुजर जाएंगे, तो बाकी डीसी हमें लोड पर मिल जाएगी। यानी कि जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो एसी कंपोनेंट हैं, पहले तो लोड रोक लेगा, फिर भी लोड को रोकने के बाद, लोड उन एसी कंपोनेंट्स को रोक लेगा, तो उससे रुकने के बाद भी कुछ अगर कंपोनेंट बच जाते हैं तो उनको सी कैपेसिटर जो है वो बाईपास दे देता है, एक अलग रास्ता दे देता है मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ, जिससे वो सी के थ्रू अर्थिंग हो जाती है उनकी। ओके, तो हमें लोड पर प्योर डीसी मिल जाती है। ओके, आइडियली तो एक्चुअल में एक आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, तो प्योर डीसी मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन तो नहीं, बट जो फ्लक्चुएशन कम करना चाहते हैं हम उस तक कम पहुंच जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली उस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग होती है। तो हमें क्या है, एसी कंपोनेंट्स को रोकने के लिए इंडक्टर जो है उसका इम्पिडेंस हाई रखना पड़ेगा, और जो कैपेसिटर है उसका इंडक्टेंस जो है वो कम रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडक्टर का इंडक्टर की जो इंडक्टेंस या यूँ कहें इम्पिडेंस कितना होता है, ओमेगा एल, और कैपेसिटर का क्या होता है, 1/ओमेगा सी। अगर हमारे पास जो इनपुट आ रही है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा है। तो ओके, ये तो है इसकी वर्किंग। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि चूंकि ये क्या है, एसी कंपोनेंट्स को दो बार हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इंडक्टर के अक्रॉस रिमूव करने की कोशिश करते हैं, फिर कैपेसिटर के थ्रू बाईपास करते हैं। तो ये सर्किट जो होता है वो एक छलनी के समान काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये फिल्टर परिपथ जो है वो एक छलनी के समान कार्य करता है, इसीलिए, और इसकी शेप जो है वो एल शेप होती है, इसीलिए इसे एल सेक्शन फिल्टर भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट डेरिवेशन, क्योंकि हमने फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट वोल्टेज है उसका फूरियर एनालिसिस करके, और जो सीरीज हमें मिली थी वो ये है, 2 EM over pi minus 4 EM over 3 pi cos 2 omega t minus 4 EM over 15 pi over into cos 4 omega t। तो EM तो क्या है, डायोड पर शिखर वोल्टता है। तो EM क्या है, डायोड पर शिखर वोल्टता है। देखो, जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रहती है। ओके, और जो ये कंपोनेंट है इनके साथ फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट है, तो ये क्या है, एसी कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ फ्रीक्वेंसी का कोई कंपोनेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी जीरो है। तो फ्रीक्वेंसी जीरो किसकी होती है, डीसी कंपोनेंट्स की होती है। तो यहाँ पर 2 EM over पाई जो है वो एक डीसी कंपोनेंट है। बाकी बचे हुए जो कंपोनेंट हैं वो एसी कंपोनेंट्स हैं विद फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा 4 ओमेगा। तो 2 ओमेगा तो इसे हम द्वितीय सन्नादि कहते हैं, 4 ओमेगा तो इसे हम चतुर्थ सन्नादि कहते हैं। तो प्रथम पद जो है वो डीसी है, प्योर ई डी सी इज इक्वल टू 2 EM over पाई। और EM जैसे करंट निकालेंगे तो करंट IDC क्या होता है, IDC होता है 2 IM बटे पाई। ये हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकाला था, 2 IM बटे पाई। तो IM क्या होता है, IM वैसे तो होता है EM बटे R प्लस RL, और ये R जो होता है वो फॉरवर्ड बायस डायोड, और साथ में सेकेंडरी कॉइल जो होती है उसका रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ये क्या है, लोड की कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, सिंपली RL लिख देते हैं। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस RL के कंपैरिजन में जो रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर देते हैं। IDC का मान क्या आ जाता है, IDC का मान आ जाता है 2 EM बटे पाई RL। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो उर्मिका घटक हमें प्राप्त हुए हैं, उर्मिका मतलब एसी कंपोनेंट्स, फर्स्ट और सेकंड एसी कंपोनेंट, या यूं कहें कि द्वितीय व चतुर्थ सन्नादि, तो उनके आयाम का अनुपात कितना है, 1:1/5, या यूं कहें 5:5 यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो इससे 5 गुना बड़ा है। तो आगे आने वाले जो फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, और भी वीक रहेंगे, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो, आप इनको हटा सकते हो। केवल जो फर्स्ट टर्म आ रही है इसकी रिपल कंपोनेंट की, या यूँ कहें कि एसी कंपोनेंट की, तो फर्स्ट टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप रिमूव कर सकते हो। तो
यहाँ से कि ये द्वितीय व चतुर्थ सन्नादियों को व्यक्त करते हैं और इन्हीं को हम फिल्टर के थ्रू अलग करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, एसी कंपोनेंट्स को दूर करना। ओके, तो इन्हें हम हटाना चाहते हैं, तो इन्हीं की वजह से हमने फिल्टर यूज़ किया है। तो द्वितीय पद की तुलना में अन्य पदों को नगण्य माना जा सकता है, इसीलिए उर्मिका घटकों में केवल प्रथम या द्वितीय सन्नादि ही, प्रथम पद या यूं कहें कि द्वितीय सन्नादि ही महत्वपूर्ण है। तो वोल्टेज यहाँ से निकल करके जो आती है वो ये है ई ए सी, क्योंकि ए सी कॉम्पोनेंट पहली टर्म ही लेंगे 4 EM/3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। तो 2 ओमेगा आवृत्ति अगर है तो उसके लिए जो संधारित्र है उस पे प्रतिघात कितना होगा, 1/2 ओमेगा सी, क्योंकि संधारित्र का प्रतिघात लोड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। ओके, तो ये वोल्टेज जो है आउटपुट पे रेक्टिफायर की, तो ये वोल्टेज जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में से निकलेगी, क्योंकि हम लोग इसको छानेंगे एक तरीके से, या यूं कहें कि हम लोग इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो एल में से और सी में से गुजरेगी। एल और सी में से जब ये निकलती है तो क्या होता है कि टोटल जो वोल्टेज रहती है, सॉरी या कहें कि टोटल जो करंट रहती है आई ए सी, वो क्या होगी, टोटल करंट आई ए सी बटे 2 ओमेगा L - 1/2 ओमेगा सी। ठीक है, ये क्या हो गया, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करंट हो गया। ओके, तो आप वोल्टेज का मान रख दो। वोल्टेज का मान क्या आ गया, 4 EM/3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा L - 1/2 ओमेगा सी, ये आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, 2 ओमेगा सी को ऊपर ले जाओ, यहाँ बन गया 4 ओमेगा स्क्वायर L - 1, तो ऊपर तो बन गया 8 ओमेगा सी EM कॉस 2 ओमेगा टी बटे 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर L - 1, ये बन गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे ये जो करंट हमने निकाली है, ऊपर तो एसी वोल्टेज हमें मिली थी, अब हमने उसको एसी करंट में चेंज कर लिया है आई ए सी में, और उसका क्या निकालेंगे, वर्ग माध्य मूल मान। तो इसमें क्या होगा, वर्ग माध्य मूल मान के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट है, 8 EM/ओमेगा सी और 3 पाई ओमेगा स्क्वायर L - ये सब क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इसके अंदर जो ये कॉस की टर्म है इसका RMS निकाल सकते हो आप, तो वर्ग करेंगे और उसका माध्य लेंगे 1/t 0 to t cos स्क्वायर ओमेगा t dt, इसका रूट। तो cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस और cos 4 ओमेगा t/2। तो इसका मान तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन में बदलेगा, और साइन में बदलेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1/2 बचेगा, 1/2 का के लिए t आएगा, और t का मान रखोगे तो आप 1/√2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 आ गया। अब ये तो करंट है जो कि एल और सी में से निकल रही है, एसी करंट, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के एक्रॉस जो करंट हमें मिलेगी वो क्या है। तो कैपेसिटर के एक्रॉस जो करंट होगी, क्योंकि वो लोड के पैरेलल जुड़ा है, वही क्या होगी, आउटपुट करंट होगी। हम लोग आउटपुट करंट ही तो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब कैपेसिटर के एक्रॉस अगर आउटपुट करंट हम लोग देखेंगे तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है वो लोड के पैरेलल है। कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस कहें या प्रतिघात कहें या इम्पिडेंस कहें, वो कितनी है, 1/2 ओमेगा सी। हमारे पास आई ए सी का वर्ग माध्य मूल मान है, IRMS है, और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है या यूं कहें इम्पिडेंस है 1/2 ओमेगा सी है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V = IR, तो IRMS × 1/2 ओमेगा सी। जब आप इसका मान रखोगे तो फिर ऊपर वाले के अंदर आप इसका मान रख दो। ठीक है, तो मान रखने पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, 4 EM/3 पाई√2, ये 3 पाई√2 तो ये हो गया। ठीक है, और जैसे 2 ओमेगा सी से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा सी तो गया और 4 बच गया ऊपर, 4 EM/3 पाई√2 × 4 ओमेगा स्क्वायर L - 1, ये हमारे पास आ गई उर्मिका वोल्टता। यहाँ पर हमारे पास क्या है, उर्मिका वोल्टता का मान आ गया EAC, क्योंकि हमने IRMS को 2 ओमेगा सी से डिवाइड किया, तो ये उर्मिका वोल्टता आ गई। अब हम लोग निकालेंगे उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक क्या होगा,
कि आउटपुट पर हमें जो डीसी मिलती है उसके कंपैरिजन में कितनी एसी आई है। ठीक है, तो डिस्ट वोल्ट था, ठीक है, ऊपर कौन सा है, उर्मिका वोल्ट का प्रभावी मान, जो कि क्या है ईएसी, और डिस्ट वोल्ट था ईडीसी। तो ईडीसी तो 2 EM/पाई है, तो इसका मान यहाँ रख देते हैं। ये रिपल फैक्टर हो गया, ये ईएसी का मान है। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर 4 EM है तो 2 बचेगा और पाई से पाई गया, ऊपर 2 है नीचे √2 है, ऊपर √2 बन गया। ओके, तो इस तरीके से रिपल फैक्टर का जो मान आ जाता है वो है √2/3 4 ω²LC-1 इज इक्वल टू 0.47 4 ω²LC-1। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ बदल सकते हो तो ओमेगा एल और सी की वैल्यू है। ओके, तो अगर आर का मान हम लोग कम करना चाहते हैं, जो नीचे के पार्ट में इसका जो भाग है ω²LC वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये कम होगा, ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ω²LC ए की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। सिंपली आप ω²LC लिख सकते हो, यहाँ पे 0.118 जो आया है वो 0.47 को 4 से डिवाइड करने पर आया है। तो ओमेगा क्या होता है 2πf, आप इसकी वैल्यू रख दो 4π²f²LC, ये आ गया। ओके, यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू c। यानी कि अगर रिपल फैक्टर का मान कम करना चाहते हो तो LC का मान क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। ओके, और इसके साथ ही यहाँ पर रिपल फैक्टर की जो वैल्यू आई है उससे ये रिजल्ट निकल करके सामने आया है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन RL। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है रिपल फैक्टर। तो आप इस फिल्टर सर्किट को यूज़ कर सकते हो किसी भी वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, जहाँ पे RL का मान कम हो ज़्यादा हो, इट डजेंट मैटर। ओके, तो आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है LC फिल्टर सर्किट। अब इसके अंदर एक चीज़ है, निवेशी प्रेरकत्व का क्रांतिक मान। देखो LC फिल्टर जो होता है उसमें कम लोड का मतलब होता है RL ज़्यादा होना, और जब RL ज़्यादा होता है तो धारा क्या होगी, लोड धारा कम होगी। कम लोड मतलब कम लोड धारा। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जो हमारा कैपेसिटर सर्किट में जुड़ा हुआ रहता है, सिंपल है कि एक कैपेसिटर जो है वो डायोड के थ्रू चार्ज होता है। ओके, तो डायोड के थ्रू चार्ज कब होता है, ये जब जो इनपुट वोल्टेज होती है वो कैपेसिटर पर वोल्टेज से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो जब उसको अक्रॉस करेगी तो कैपेसिटर क्या है, चार्ज होने लग जाएगा। तो इनिशियली क्या होता है कि डायोड का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में काफ़ी कम होता है, इसीलिए ये जल्दी चार्ज हो जाता है। डायोड का चालन का टाइम क्या हो गया, कम, जल्दी चार्ज हो गया। लेकिन इसके पैरेलल जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस, वो क्या है, अधिक मान का है। तो अब ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होता है, लोड के थ्रू। तो RL अगर ज़्यादा मान का है तो इसको हाई रेजिस्टेंस की वजह से डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा, तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ओके, जिससे ये क्या होता है, इस पे इसका बहुत कम चार्ज जो है वो RL पर जाएगा, डिस्चार्ज होएगा ना, तो इसका बहुत कम चार्ज जो है वो RL पर जाएगा, जिससे कि लोड रेजिस्टेंस पे हमें DC वोल्टेज जो है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, जितना चार्ज रहेगा उतनी ही वोल्टेज ज़्यादा रहेगी। इसीलिए क्योंकि पैरेलल वोल्टेज आर ऑलवेज इक्वल, तो इसके पास ज़्यादा चार्ज रहेगा तो लोड पे हमें DC वोल्टेज जो है वो ज़्यादा मिलेगी, हाई मिलेगी। ओके, दूसरी बात, अगर मान लीजिए लोड धारा जो है वो ज़्यादा है, या यूं कहें कि हाई लोड है, या यूं कहें कि RL कम है, RL कम है तो वो तेज़ी से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और तेज़ी से डिस्चार्ज होगा तो सारा चार्ज जो है वो करंट बनाने में कंज्यूम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें DC वोल्टेज जो है वो कम मिलती है। ओके, लेकिन क्या होता है जब RL का मान कम होता है और करंट बढ़ जाती है ना, तो सर्किट के अंदर फिल्टर के रूप में इंडक्टर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। और जब तक RL का मान ज़्यादा रहता है कैपेसिटर इफेक्टिव रहता है, और जब RL का मान कम होता है तो फिर इंडक्टर जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। जैसे कि ये धारा, जब धारा का मान बढ़ेगा RL का मान कम होएगा, तो धारा का मान बढ़ेगा तो इंडक्टर सर्किट जो है उसकी वजह से इस तरीके की लगभग कांस्टेंट हमें आउटपुट मिलेगी। लेकिन जब कैपेसिटर मेन रहता है तो बड़ी हुई DC मिलती है हमें। ओके, बड़ी हुई DC मिल जाती है। अब इस सर्किट के अंदर ये जो करंट है, जिस करंट पर हमारी DC
जो आईडीसी है वो जो एसी कंपोनेंट की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लगभग बराबर हो जाती है। ये देखो आईएसी और आईडीसी, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर ड्रॉ किया है मैंने, आप इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेना। मैंने ये शायद लाइन पहले खींच दी थी, वेव फॉर्म बाद में ड्रॉ किया था, तो वेव फॉर्म जितना बड़ा बना सकती थी इसके अंदर उतना बड़ा बना दिया था, तो ये थोड़ा ऊपर है, इसको थोड़ा स्लाइट नीचे बनाना। ओके, तो जहां पर आईडीसी और आईएसी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं वो करंट क्या है, क्रिटिकल करंट होती है आई के। ठीक है, आई के लोड धारा आई के की स्थिति व उससे अधिक लोड धारा के लिए डायोड का चालन जो है वो निरंतर होता है व प्रेरक कुंडली से निरंतर धारा प्रवाह होने से वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो प्रभावी हो जाता है। यानी कि ये जो धारा आई के है उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज का रेगुलेशन जो है वो कंटिन्यू होता रहता है इंडक्टर के थ्रू। ओके, तो आईडीसी जहाँ पर, या यूँ कहें कि जहाँ पर दिष्ट धारा घटक है वो जो एसी कंपोनेंट है उसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट एसी कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ ऐसा होगा ना वो क्रिटिकल करंट कहलाएगी, जहाँ पे डीसी का कंपोनेंट फर्स्ट एसी कंपोनेंट के करंट के बराबर हो जाएगा। तो जो करंट का कंपोनेंट है उस वो तो केवल एक ही एसी कंपोनेंट से मिलता है जिसको हम कहते हैं द्वितीय सन्नादि। ओके, जैसे कि एसी वोल्टेज तो होती है 2 ओवर पाई, तो करंट क्या होगा 2 ओवर पाई इंटू आर, वी ओवर आर ही तो होता है करंट। तो यहाँ से करंट का मान आ गया वी ओवर आर। अब द्वितीय सन्नादि के संगत धारा का शिखर मान, द्वितीय सन्नादि का आयाम कितना था 4 ओवर 3 पाई ओवर Z2। ओके, Z2 इम्पिडेंस होगा, ये ऐसी कंपोनेंट किन से गुजरता है। ओके, अब आप इनको बराबर रख दो, बराबर रखने से क्या होता है, यहाँ पर है 2 ओवर पाई आर इज इक्वल टू 4 ओवर 3 पाई Z2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो em से em कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2/r इज इक्वल टू 4/3 Z2, या यूँ कहें कि r बराबर 1.5 Z2 आ जाता है। अब Z2 क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर का इम्पिडेंस, तो इंडक्टर का इम्पिडेंस कैपेसिटर के इम्पिडेंस से बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कैपेसिटर के तो लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, 2 ओमेगा एल लिखोगे। 2 ओमेगा एल क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, द्वितीय सन्नादि है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है cos 2 ओमेगा टी था ना फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट में, तो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट में cos 2 ओमेगा टी होने की वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा, तो आप यहाँ पे रखोगे 2 ओमेगा एल Z2 का मान, तो R बराबर क्या आ गया 3 ओमेगा एल। ठीक है, तो एल और आर में ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। यहाँ से आप आई डी सी या आई के का मान भी निकाल सकते हो, आर का मान रखिए इन टर्म ऑफ ओमेगा एंड एल। ठीक है, आई के मान को कम रखने के लिए एल जो है वो ज़्यादा मान का होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आई के इज इक्वल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ओके, तो ये करंट आई के जो है क्रिटिकल करंट, इससे पहले जो है वो डीसी बढ़ जाती है, डीसी वोल्टेज बढ़ जाती है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होने से कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, तो चार्ज अगर उसका कम कंज्यूम होगा तो वोल्टेज हाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि आई के बाद तो क्या है, सर्किट के अंदर लगभग कांस्टेंट वोल्टेज मिल रही है, लगभग लगभग, लेकिन उससे पहले बढ़ी हुई मिल रही है, तो इस बढ़ी हुई वोल्टेज को कैसे कम करें, तो इस बढ़ी हुई वोल्टेज को कम करने के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि लोड का मान ज़्यादा होने से ही तो बढ़ रही है, तो हम लोड के मान को कम कर देते हैं। लोड के मान को कम कैसे कर सकते हैं, जब कोई रेजिस्टेंस हाई होता है और उसके मान को कम करना होता है तो हम लोग उसके पैरेलल एक वोल्टेज सोर्स लगा दे उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो हम लगाएंगे एक सीरीज में रेजिस्टेंस, और अगर कम करना है तो हम लगाएंगे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, आरएल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लीडर रेजिस्टेंस या श्राव्य प्रतिरोध कहते हैं, जो कि आई के से पहले वोल्टेज का मान जो हाई हो रहा है, डीसी का मान जो हाई हो रहा है उसे बढ़ने से रोकता है और इसे भी नियत करने का काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस अतिरिक्त प्रतिरोध को श्राव्य प्रतिरोध या फिर क्या कहेंगे, ब्लीडर रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एलसी फिल्टर, और उसके साथ है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इनपुट इंडक्टर। ठीक है, तो जो कोई भी अभी हमने जो इसको स्टडी किया है, पहले इसके लिए एक वीडियो बन चुका था, लेकिन हमने इसे अभी फिर से रिकॉर्ड किया है। आई थिंक आपको कोई इशू नहीं होगा अभी, और कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक
मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और जहाँ तक संभव होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो आज हमने पढ़ा एल सेक्शन फ़िल्टर। कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे अबाउट पाई सेक्शन फ़िल्टर, क्योंकि क्या होता है कि एल सेक्शन फ़िल्टर भी कुछ कमियां रहती हैं जिनको हम लोग पाई सेक्शन फ़िल्टर के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर, और उसके बाद हमने पढ़ा एल सेक्शन फ़िल्टर। इस फ़िल्टर के बारे में आई होप आप लोगों को लगभग सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ भी नहीं रह जाए, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।